हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो हिंदी की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं उसके क्रम में आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। और अगर आपने इसके पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और आज देखेंगे आज क्या क्वेश्चंस लेकर के आए हैं हम। तो हम पहला क्वेश्चन अपना देखेंगे और जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे कह रहे हैं कि आकाश और जमीन के मिलने पर या आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो, इस वर्ड के लिए यानी ये जो सेंटेंस दिया है इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। और ये क्वेश्चन केवी 2019 में पूछा गया है, यानी कि केवीएस का जो एग्जाम होता है प्राइमरी वाला, उसमें ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है, आपके पास ऑप्शंस हैं गोधूली, धुंधलाका या फिर क्षीर सागर या क्षितिज। तो आपने देखा होगा अगर आप बाहर निकलें और एक दूर तक अपना निशाना बनाएं कि हमें दूर तक देखना है, तो एक पॉइंट आपको ऐसा समझ आता है जहां आपको लगता है कि जो हमारा आकाश है वो पृथ्वी के एकदम नजदीक आ गया है या पृथ्वी को छू लिया है। ठीक है, तो जो आपको दूर ये वाला पॉइंट दिखता है आपको बताना है कि उस पॉइंट को एग्जैक्टली क्या बोला जाता है। ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से आप देखिए तो जो गोधूली होती है ये संध्या वाला काल होता है, यानी कि शाम को जब आप देखेंगे कि बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है और रात भी नहीं रहती, यानी रात और शाम के मध्य का जो समय होता है उसे कहते हैं गोधूली। तो ये तो होगा नहीं। और धुंधलका भी वही है, धुंधला सा दिखाई देना जिसमें स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, तो ये भी नहीं। क्षीर सागर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा क्षितिज। ठीक है, तो वो पॉइंट जहां पे हमें लगता है कि जो आकाश है वो पृथ्वी को एकदम छू लिया है, उस पिन पॉइंट को हम बोलते हैं क्षितिज। ठीक है, ऑप्शन डी। और ये जो हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी है ना, उसमें भी क्लास 6 की ज्योग्राफी में दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है क्लास 6 की ज्योग्राफी तो मैंने उसका पूरा अच्छे से बताया हुआ है, मतलब पूरी बुक ही कवर कराई है क्लास 6 की 7 की। आप जा करके चैनल में प्लेलिस्ट बनी है वहां से उसको देख सकते हैं। आगे चलिए देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है। कह रहे हैं कि क्षा, ये जो क्षा वर्ण है ये किन वर्णों के संयोग से बना है। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है क और श, क और छ और छ और ह और च और पा। ठीक है, तो ये जो हमारा छतरी वाला छा है आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये मतलब कि अपने आप में एक व्यंजन है या संयुक्त अक्षर है, कैसा अक्षर है, आपको यही बताना है। तो आप देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि आधा का और शा से मिलकर के बना हुआ है। जब हम लोग डीएलएड का एग्जाम दे रहे थे तो उस टाइम पे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। जब मैंने टेट दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब देखिए ये 2019 में केवीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता रहता है। चलिए हम लोग देखेंगे कि जो हमारा व्यंजन है उसमें हमारे पास 4 ऐसे व्यंजन हैं जो कि संयुक्त व्यंजन में आते हैं। कौन कौन से, तो 4 व्यंजन हैं जो कि हिंदी भाषा में 4 व्यंजन ऐसे हैं जो कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आपको हम सारे के सारे बता देते हैं। पहला कौन सा है, पहला तो यही है छा, दूसरा है हमारा त्रा, तीसरा कौन सा है, तीसरा है ज्ञा और चौथा है श्रा। ठीक है, तो ये 4 व्यंजन ऐसे हैं जो कि संयुक्त अक्षर में आते हैं। सब किससे मिल करके बनते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो आप देखिए जो छा है वो आधा का और शा से मिलके बनता है, पेट चिरौना सा इसको बोलते थे हम लोग बचपन में, तो इससे मिलकर के बनता है। जो त्रा है वो किससे मिलकर के बनता है, तो आधा ता और रा, ये जो हलंत लगा हुआ है इसका मतलब हुआ कि मतलब ये आधा ता है। ठीक है, और ज्ञा आप देख लीजिए तो जो ज्ञा है वो किससे मिलकर के बना है, तो जा से जहाज वाला जा प्लस इया, या मीन्स कुछ नहीं जो होता है ना, उससे मिलकर के बना हुआ है हमारा ज्ञा। जबकि जो श्रा है वो किससे मिलकर के बना है, तो सरा मतलब जो शीटी वाला शा होता है उसको हलंत लगा के और रा। ठीक है, तो इनसे मिलकर के ये बने हुए हैं। तो याद रखिएगा कि हमारी हिंदी भाषा में जो संयुक्त अक्षर है वो 4 हैं। एक तो है शा, दूसरा है त्रा, तीसरा है ज्ञा और शा। और ये शा वाला तो कई बार पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। बाकी जो है वो थोड़ा इजी है। आपको ज्ञा वाला समझने में एक बार दिक्कत हो सकती है, मतलब समझ तो गए ही होंगे, याद ना रहे ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो याद रखिएगा कि जा और इया से मिलकर के हमारा क्या बनता है, तो ज्ञा बनता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी। आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा काल है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है,
वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या फिर भूताभूत काल। तो अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी देखकर ही लग रहा है कि ये भूतकाल का सेंटेंस है। ठीक है, कैसा सेंटेंस है? तो भूतकाल का सेंटेंस है। अब भूतकाल में यहाँ तो मान लीजिए केवल मतलब नॉर्मल सा दिया हुआ है। हो सकता है आपसे नेक्स्ट बार जब पूछे तो भूतकाल के जो भेद हैं उनसे क्वेश्चन पूछ ले। तो हम लोग भूतकाल के जो भेद हैं उन्हें देख लेते हैं। तो आप देखिए कि जो हमारा भूतकाल है, पहले तो जानिए कि काल कितने प्रकार के हैं। तो काल होते हैं 3 प्रकार के। एक तो है हमारा मतलब कि कौन सा, तो उसको हम कहते हैं सामान्य क्या बोलते हैं, प्रेजेंट जिसको बोला जाता है, यानी कि वर्तमान काल। तो जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट, उसको हम कहते हैं वर्तमान। दूसरा आप देखिए भूत, यानी कि जो मतलब बीत गया है। और तीसरा है हमारा भविष्य, यानी कि भविष्य काल, जो कि आने वाला है। तो 3 काल हैं जिसमें हमें भूतकाल के बारे में देखना है। तो आप देखिए जो भूतकाल है ना, इसके टोटल 6 टाइप्स हैं, या 6 प्रकार से बांट करके हम इसको पढ़ते हैं। और वो 6 प्रकार कौन से हैं? पहला है हमारा सामान्य भूत, दूसरा है हमारा आसन्न भूत, यानी इसको आप देखेंगे कि पूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, जबकि चौथा है हमारा अपूर्ण भूतकाल, और 5वां आता है हमारा संदिग्ध भूतकाल। छठा जो है उसे हम असंदिग्ध भूतकाल या कभी कभी हेतुमत भूतकाल भी कह देते हैं। तो हम आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। जैसे सामान्य भूतकाल, जो पहला है हमारा सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल, इसमें क्या होता है? इसमें आप देखिए कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस लिखा हो जिसके क्रिया के अंत में क्या आए, था, थे, थी, या फिर आ, ए, ई आदि आवे, ई, अगर इस तरह के क्रिया के अंत में शब्द आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो कैसा काल है, तो वो है हमारा सामान्य भूतकाल। ठीक है, जैसे मतलब अगर आपसे कोई एग्जांपल बोले कि आप चलो एक 8 एग्जांपल दे दो, तो आप क्या कहेंगे? जैसे सुभद्रा ने किनको, तो सुभद्रा ने मोहित को पत्र लिखा। ठीक है, तो जो सुभद्रा ने मोहित को पत्र लिखा, अब देखिए लिखा, लिखा क्या है? लिखा है क्रिया, और उसके अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है ना, लिखा। लिखा अगर आप लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? ली और खा, और उसके साथ जो है बड़ा आ का मात्रा। तो आप लास्ट में देखिए कि क्रिया के अंत में आ रहा है। तो जो ये आ रहा है ना, ये क्या एग्जैक्टली ये बता रहा है कि देखो भैया मैं सामान्य भूतकाल का सेंटेंस हूँ। ठीक, तो ये हो गया हमारा सामान्य भूतकाल। दूसरा हम देख लेंगे कौन सा भूतकाल है, तो दूसरा है आसन्न भूतकाल। कौन सा है? दूसरा है हमारा आसन्न भूतकाल। तो जो आसन्न भूतकाल है उसमें आप देखेंगे कि क्रिया के अंत में क्या आएगा? एक तो आ जाए, बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, या सॉरी ई मतलब गलत हो गया थोड़ा सा। तो ये जो आसन्न भूतकाल है इसमें आप देखिए क्या आएगा? इसमें आएगा आ है। ठीक है, क्रिया के अंत में आ है, क्रिया के अंत में बड़ी ई है, आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है। अगर इस तरह का जो है क्रिया के अंत में आ रहा है शब्द, तो आप समझ लीजिएगा कि वो आसन्न भूतकाल है। और ये आसन्न भूतकाल को ना कभी कभी पूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देकर के बताते हैं। तो एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। जैसे मोहन पत्र लिख चुका है। ठीक है, तो ये जो मोहन पत्र लिख चुका है, मोहन पत्र लिख चुका है, ये जो मोहन पत्र लिख चुका है, इसमें आप देखिए लास्ट में क्रिया के अंत में क्या आ रहा है? चुका है। चुका का जो है ये देखिए सॉरी लास्ट में का है आ रहा है ना। तो आप समझिए कि ये जो का है, की है, मतलब आ, लास्ट में आ आना चाहिए। अगर आप चुका को जोड़ मतलब कि तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि चा उ प्लस का के बाद बड़ा आ की मात्रा आ रहा है। तो ये जो आ है, इसी से हमें ये पता चल रहा है कि कैसा ये भूतकाल है। तो ये है हमारा पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल। ठीक, तीसरा कौन सा है हमारा? तो तीसरा है हमारा पूर्ण भूतकाल। क्या है? तो तीसरा है हमारा पूर्ण भूतकाल। और ये जो मतलब पूर्ण भूतकाल है इसको हम कैसे पहचानते हैं? तो इसमें आपको मिल जाएगा चुका था, चुकी थे, चुके थे आदि। जैसे एग्जांपल में देखिए, तो प्रदीप को सुंदर पत्र मिल चुका था। ठीक है, तो ये जो पत्र मिल चुका था लिखा है, इसी से हमें पता चल रहा है कि ये पूर्ण भूतकाल है, यानी कि भूतकाल में पूरी तरह से ये घटना घट चुकी है। अब हम देखेंगे अपना अपूर्ण भूतकाल, यानी कि चौथा जो है वो कौन सा है? तो चौथा है हमारा अपूर्ण भूतकाल। कौन सा है? तो अपूर्ण भूतकाल। इसमें आपको मिल जाएगा मतलब कि जो काम है वो हो रहा था, पूरा नहीं हुआ था। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे आदि। जैसे कोई व्यक्ति गाना गा रहा था, कोई व्यक्ति जो सो रहा था। तो ये जो रहा था, रही थी, रहे थे हैं, ये जो है कहाँ ले जाता है आपको? तो ये ले जाता है अपूर्ण भूतकाल में। फिर जो हमारा 5वां है वो कौन सा है? तो 5वें में आपको मिल जाएगा संदिग्ध भूतकाल। कौन सा?
संदिग्ध भूतकाल। और ये संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? किया होगा, ठीक है, किया होगा, गया होगा, आया होगा, पढ़ा होगा, मतलब हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा घटना जो है वो घटी होगी, एग्जैक्टली हमें उसकी जानकारी है नहीं, तो वो जो है वो संदिग्ध भूतकाल में आती है। एग्जाम्पल जैसे महिमा कुशीनगर चली गई होगी, या वह पत्र लिख लिया होगा, या फिर जो राम है वो खाना खा लिया होगा। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो बता रहे हैं कि हमें एग्जैक्टली उसकी जानकारी नहीं है कि सच में ऐसा हुआ होगा या नहीं, हम बस एक मतलब सोच रहे हैं कि ऐसा मे भी हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा संदिग्ध भूतकाल। एक लास्ट में है हमारा छठा, जिसे हम कहते हैं हेतु हेतुमत भूतकाल। और इसमें क्या होता है, इसमें दो जो है शब्द आते हैं जिनके मध्य में तो वर्ड आना अनिवार्य है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए कि वह पत्र लिखा होगा, या यदि वह पत्र लिखा होता तो पास हो गया होता, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसमें बीच में तो आवे योजक के रूप में, उसको हम कहते हैं कि ये हेतु हेतुमत भूतकाल है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ये वाला जो सेंटेंस था कि अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, ये कैसा था? तो ये था हमारा भूतकाल का सेंटेंस। और कौन से भूतकाल का? ये अगर आपसे कोई पूछ ले तो सामान्य भूतकाल का ये एग्जाम्पल है, ठीक। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ आपसे क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है, यानी कि घर का कौन सा पर्यायवाची है ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? गृह, साधु, जटिल या फिर वनिता। तो इसका सही आंसर जो है वो आप देखिए कि ए वाला हो जाएगा, यानी कि गृह, ठीक है। तो जो गृह है ये घर का जो है वो पर्यायवाची हो जाएगा। साधु तो आप जानते हैं कि सन्यासी को कहा जाता है, जटिल मतलब कठिन होता है, और वनिता जो है वो ये पत्नी या स्त्री को कहते हैं एग्जैक्टली। तो ये तो नहीं होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि गृह। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि सुख शब्द विलोम जो नीचे दिए हुए हैं, आपको बताना है कि सुख का विलोम क्या होगा। ऑप्शंस क्या क्या हैं? कष्ट, दुख, परेशानी या आंसू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तो बी सी वाला हो जाएगा। ये सी यहाँ ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो एग्जैक्टली आप लोगों ने पढ़ा होगा सुख दुख। तो जो सुख दुख है ये आपस में एक दूसरे के क्या है? तो विलोम शब्द हैं। सुख का विलोम दुख होगा और दुख का विलोम सुख होगा, ठीक, सी वाला। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो ये जो शब्द दिए हुए हैं आप देखें, उसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें बहुवचन है। जैसे वह, तो वह जो शब्द है क्या वो बहुवचन है? दूसरा कह रहे हैं मैं, फिर शब और तुम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बी वाला। थोड़ा क्रम में नीचे लिखा है, लेकिन आप देखिए कि जो शब है, सब, ये अपने आप में बहुवचन है। ये शब्द वर्ड ही बता रहा है कि मैं अकेले नहीं हूं, कई सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा शब, ठीक। जबकि जो वह है वो क्या हो जा रहा है, जबकि जो वह शब्द है अगर आपको कोई कह दे कि इसका आप बहुवचन बनाए तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा वे, ठीक है। और मैं का तो मैं अपने आप में ये एक ही व्यक्ति होगा तभी कहेगा मैं, अगर कई सारे लोग रहेंगे तो वो कहेगा हम, ठीक है। तो सब जो है वो तो है ही इसका उत्तर। तुम का हो जाएगा तुम्हें हो जाएगा, एग्जैक्टली तुम्हें। वो तो नहीं, तुम्हें क्यों हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम शब, ठीक है। तुम शब, तुम्हें नहीं होगा, माफ कीजिएगा, तुम शब हो जाएगा इसका बहुवचन। तो तुम का बहुवचन क्या होगा? तुम शब हो जाएगा। वह का हो जाएगा वे। मैं का तो है, ये मैं इकलौता है अपने आप में, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। और शब जो है ये अपने आप में बहुवचन है, तो इसका जो आंसर होगा वो जाएगा अपना शब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि डा वर्ण जो है वो किस वर्ग का है। तो आप लोगों ने जरूर मतलब पढ़ा होगा, जो हमारा हिंदी भाषा है उसमें कौन से व्यंजन किस वर्ग में आते हैं। तो अभी हम बताते हैं आपको। तो आपको बताना है कि डा किस वर्ग का है। ऑप्शंस क्या है? का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग या टा वर्ग। अगर काखा गाघा आता होगा तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें जरूर समझ आती होंगी। तो का वर्ग का तो नहीं होगा भैया। कई सारे लोग ना का वर्ग का देख के जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंगा होता है वो भी इसी तरह से मतलब लिखा रहता है। तो अंगा में देखिए नीचे भैया ये बिंदी लगी रहती है। ये बिंदी बड़ी काम की होती है, इसको ना मतलब ध्यान रखना पड़ता है। और ये जो डा है ये यहाँ का नहीं है। तो ये जो का वर्ग है ना उसमें अंगा आता है, ना कि जो है डा आता है। और यहाँ पूछ क्या रहा है? यहाँ पूछ रहा है डा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा टा वर्ग। तो इसी में आप देखिए कि टा, ठ, ड,
ढ और अड़ा आता है ना, तो ये जो है ये इसमें का है, यानी कि टा वर्ग का है। तो वैसे ही देखिए का वर्ग में आपको क ख ग घ अंगा आ जाएगा, जबकि चा वर्ग में आपको च छ ज झ ञ आ जाएगा। फिर उसके बाद आप पा वर्ग में देखेंगे प फ ब भ म आ जाता है। और इसका आप ये भी याद रखें कि मतलब कि सॉरी कौन से जगह से मतलब ये बोला जाता है। जैसे आप देखें कि जो का वर्ग के अक्षर हैं इन्हें कहाँ से बोला जाता है, तो इन्हें कंठ से बोला जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि तो कंठ से सीधे आवाज निकलती क ख ग घ अंगा। ठीक है, तो ये कंठ से बोला जाता है। जब हम लोग हाई स्कूल में थे तो जब सर जो थे हमारे वो बहुत अच्छे से इसको पता मतलब बताया करते थे, वहीं से ये सारी चीजें सीखने को मिली थी। चा वर्ग आप देखें तो कहाँ से बोला जाता है, तो ये तालव्य, ठीक है, ये तालव्य मतलब की शब्द है, इन्हें तालु से बोला जाता है। ठीक है, तो तालु से इसको बोला जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा तालव्य। जो हमारा पा वर्ग है ये खूब पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि ये ओष्ठ से बोला जाता है। आप देखेंगे इसमें जो भी जो हमारे वर्ण हैं या जो हमारे अक्षर हैं, जब आप उनको बोलेंगे तो आपके जो होठ है ना वो एक दूसरे से टकराते हैं। जैसे आप पा को भी बोलेंगे तो दोनों होठ एक दूसरे को छू के ही जाएंगे, चाहे फिर पा हो, फा हो, बा हो, भा हो, तो इन सब में आप देखेंगे कि ये ओठ को छूते हैं, इसी वजह से इन्हें ओठ से कहते हैं। जबकि जो आपका टा वर्ग है ये कहाँ से बोला जाता है, तो ये मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धा या मूर्धन्य कुछ भी कहें, तो इनको भी आपको याद रखना है, खूब पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा हमारा टा वर्ग, ठीक, डी वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि गणेश घर पहुंच चुका है, इस वाक्य में काल आपको बताना है। तो अभी हमने बताया था कि चुका है, चुकी है, ये जो है कहाँ पे आता है, तो इसको हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि पूर्ण वर्तमान इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब इसको बता ही दिए हैं तो बार बार क्यों बताएंगे। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि दिए गए वाक्य में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है, यानी कि रॉन्ग कौन सा है बताना है। पहला है कि जो कुंदन है वो सुंदर लगती है, दूसरा भारत की सेना विजित हुई, तीसरा करें कि विवाह मुझसे प्यार करती है, मुझसे तो कोई करता नहीं, चौथा है कि राकेश अच्छा लड़का है। तो आप देखिए कि पहला वाला ही गलत हो जाएगा भैया, क्योंकि कुंदन आप देखेंगे कि ये पुल्लिंग शब्द है, तो सुंदर लगती है तो नहीं होगा ना, कुंदन सुंदर लगता है। ठीक है, तो ये वाला गलत है, बाकी जो है वो सारी चीजें सही हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रत्यय जो है वो जो हमारे विकल्प दिए हैं उसमें आपको बताना है कि उसमें कौन सा वो वर्ड है जिसमें आवा प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है। तो ऑप्शंस क्या है, लावा, दिखावा, चढ़ावा और भुलावा। तो आप देखिए दिखावा दिख शब्द से बना है, चढ़ावा चढ़, भुलावा, इसमें ए वाला जो है ना वो सही हो जाएगा कि जो लावा शब्द है उसमें आवा प्रत्यय नहीं जुड़ा है, और बाकी सारी जो चीजें हैं वो सही है। ठीक है, और प्रत्यय क्या होते हैं, तो किसी भी शब्द के किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके अगर उसके अर्थ में थोड़ा बहुत भी भिन्नता लाते हैं तो हम उसको प्रत्यय कहते हैं। हमने बताया भी था, और ये भी बताया था कि दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं मूलतः, एक तो कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, और अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और NCERT पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी NCERT की क्लासेस को देख सकते हैं, जो कि अभी हमने क्लास 6 to 8 के लिए हिस्ट्री स्टार्ट की है, जिसमें क्लास 6 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 7 में हम इस समय चैप्टर 4 मुगल साम्राज्य को करवा रहे हैं, और इसके बाद क्लास 8 को करवाएंगे। तो ज़्यादातर जो ये जो क्लासेस हैं अभी हम केवल टीचिंग एग्जाम्स को फोकस करके कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारा VPSC 4.0 लगा है वो, और साथ में जो KVS का एग्जाम होना है वो, साथ में जो अगला हमारा आएगा सीटेट वो, और सीटेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी, और बाकी ये इन दोनों के लिए भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा करके कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से पूछे गए हैं NCERT से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि अक्ल चक्राना मुहावरे का क्या अर्थ है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कुछ समझ में ना आना, दूसरा करें बुद्धि का प्रयोग न करना, तीसरा क्या है कि अधिक बुद्धिमान होना, और चौथा करें सब समझ में आना। सब समझ में आ रहा है तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कुछ समझ में ना आना। यानी अक्ल चक्राने का मतलब है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे एग्जाम में आप जाएं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लें कि बस एकदम चक्कर खा के गिरने वाले क्वेश्चंस हो, तो वो जो उस टाइम का जो माहौल होता है ना उसमें ये वाला मुहावरा याद आता है, अक्ल चक्राना।
अगला क्वेश्चन देखिए, और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैंने एक भी पीडीएफ भेजी नहीं है, आजकल में हम सारी पीडीएफ एक साथ भेज देंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प वर्तनी जो है शुद्ध है। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो उसमें शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। पहला है अनुभूति, दूसरा है अनिभूति, तीसरा है अनुभूति और चौथा है अनुभूति। तो सब तो एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन आप देखिए कि जो हमारा पहला और तीसरा है ना वो एकदम एक जैसे हैं। तो इसका सही आंसर है, चाहे आप ए माने चाहे आप सी मान लें, दोनों एक ही जैसे हैं। तो ऐसा करने से अच्छा है कि एक में आप अनुभूति का जो है ना ता जो है बड़ी मात्रा कर लें तो बात खत्म हो जाएगी। तो आप ए वाला सही मान के चलिए, ठीक है। अनुभूति, जो अनुभूति है वो ऐसे ही लिखा जाता है, छोटा आ ना में बड़ा छोटा ऊ की मात्रा, फिर बा में बड़ा ऊ की मात्रा और ता में छोटी ई की मात्रा, अनुभूति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना लाया जा सके, इस वाक्य के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। तो स्थानीय मतलब होता है किसी एक ही जगह का, तो ये तो नहीं होगा। स्थूल, स्थिति या स्थावर, तो इसका जो है मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए स्थावर, यानी कि डी वाला। तो ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, यानी कि स्थावर। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जो है आपको एक शब्द दिया हुआ है देवीक्षा, और आपको बताना है कि इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, ठीक है। तो पहला कह रहे हैं कि देवधनिक्षा, दूसरा है देवी धनिक्षा, तीसरा है देव्य धनिक्षा और चौथा है कि दिव्याधनिक्षा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो है जो होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी इसमें संधि है, ठीक है। कल ही मैंने ये कौन सी संधि है ये बताया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा देवी धन इच्छा, यानी कि बी वाला, देवी धन इच्छा, देवी इच्छा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और कमेंट करिएगा कि ये कौन सी संधि है, इस संधि का नाम क्या है। तो ये रहे अपने 15 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस PYQs हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से और बनाए जा रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो हम KVS के एग्जाम को देख रहे हैं, तो KVS के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ज़्यादातर PYQ यहाँ से हैं। बाकी अन्य भी एग्जाम्स में जो PYQs हैं उसको भी हम लोग कवर करेंगे ही, कर भी रहे हैं। तो ये रही आज की अपनी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखें। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद। और हमारी NCERT वाली सीरीज से जरूर जुड़ें, आपको उससे बहुत ही लाभ मिलेगा।